फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। हम आप लोग के साथ चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल राइट क्या होता है, और जो पार्ट थर्ड है पॉलिटी का, पार्ट थर्ड जो है, और जिसमें आर्टिकल है 12 से लेकर के 13 तक। इनका टाइटल है फंडामेंटल राइट, और इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से राइट आपको दिए गए हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम आर्टिकल 14 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 14 के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, इनका एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, और इस क्लासिफिकेशन से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हम इनका एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, और उस क्लासिफिकेशन के तहत क्या टाइटल है, उस टाइटल को हल्का सा पहले समझ लेंगे, फिर हम आएंगे आर्टिकल 14 पे कि आर्टिकल 14 क्या होता है। तो इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि क्या है इन आर्टिकल का क्लासिफिकेशन, अलग अलग पार्ट में क्या बांटा गया है। तो इसमें देख लीजिए, पहला क्लासिफिकेशन किया गया है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है 14 से लेकर के 18 तक। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो आर्टिकल है, उसमें राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार की बात, समानता के अधिकार की बात की गई है। तो कई बार क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 70 हो, क्या उसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है? तो कही गई है। तो इस टाइटल को दे दिया जाएगा, आप उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल क्या होता है। कई बार यूपीएससी में पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि आर्टिकल 17 क्या राइट टू इक्वलिटी के तहत आता है? तो हाँ, राइट टू इक्वलिटी के तहत आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक की बात की गई है। उसमें कई सारी स्वतंत्रताएं हैं आपको दी गई हैं। हम इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20, 21, 22 में क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। बस एक आप क्लासिफिकेशन पे नजर डाल लें कि राइट टू फ्रीडम कौन से कहां से कहां तक है। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की जो बात है वो आर्टिकल 23 और 24 में की गई है कि आप किसी को शोषण नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे हो, अगर उसको काम पे लगाते हैं, वो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 और 24 में इनके बारे में बताया गया है। उनके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कैसे हिजाब विवाद को लेकर के चर्चा हुआ था। वो उसमें जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसी के तहत आर्टिकल आता है 25 से लेकर के 28 तक। आर्टिकल आता है 25 से लेकर के 28 तक। इसमें आपके धर्म से संबंधित, आपको धर्म को मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता, आपको धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, कई सारे आप दूसरे को आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है। वो सारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दिया गया है, जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात की गई है। ये कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 29 और 30 में। इसमें आपका कल्चरल राइट, आपका एजुकेशनल राइट, मान लीजिए आप कोई ईसाई धर्म से संबंधित है, आप अपने धर्म से संबंधित कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो आप अपने धर्म से संबंधित खोल सकते हैं, अपने धर्म के एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो सारे आर्टिकल जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट जो है, उनके तहत जो आर्टिकल 29 और 30 है, उनमें कहा गया है। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है आर्टिकल
32 में इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया कि क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हीं को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 30 कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा था। इन सब का डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, बस एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये 6 क्लासिफिकेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट में बांटा गया है, ये क्लासिफिकेशन कर दिया गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आर्टिकल जो है ना 31 मिस है। तो आर्टिकल 31 आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, जो जिनको अब जो है ना खत्म कर दिया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1978 में इनको हटा दिया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1978 में आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई थी। तो ये एक क्लासिफिकेशन है, इस पे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। तो हम इस क्लासिफिकेशन को एक बार आपके सामने लिख करके बता दिया कि किस आर्टिकल के तहत क्या क्या बातें कही गई है। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। और आर्टिकल 14 को हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आर्टिकल 14 क्या है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इंडिया का जो भी एरिया है, इंडिया का जो भी एरिया है, वहां कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, क्या कहा गया है? एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो, चाहे वो लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन में कोई, लीगल पर्सन में जैसे कंपनी आ जाती है और भी कई सारे कॉर्पोरेट आ जाते हैं, तो ये सब आते हैं लीगल पर्सन में। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इंडिया के एरिया में एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो, विदेशी नागरिक भी हो चलेगा, लीगल पर्सन भी हो चलेगा, और लीगल पर्सन के तहत कंपनी आती है, उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से स्टेट, कौन? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से स्टेट वंचित नहीं करेगा, मतलब उनको छीन नहीं सकता। ये दोनों राइट को जो है ना छीन नहीं सकता है। कौन से राइट्स को? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों अधिकार स्टेट, इस दोनों अधिकार से स्टेट कोई भी पर्सन को, ये दोनों अधिकार, ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये स्टेट उनसे वंचित नहीं करेगा किसी भी पर्सन के, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो या लीगल पर्सन हो, उनके राइट से उनको वंचित नहीं करेगा। इसको समझने से पहले हम आप के सामने ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ ये एक इंग्लैंड में हुआ है, एक बहुत बड़े कानूनविद हुए हैं एवी डाइसी। उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि रूल ऑफ लॉ का, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के तहत 3 बातें कही। उन्होंने पहली बात क्या कही? उन्होंने पहली बातें कही कि लॉ जो है ना, लॉ का अगर कोई भी वायलेट करे, कानून का अगर कोई भी उल्लंघन करे, तभी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिना कानून के वायलेट के किसी को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो लॉ का अगर कोई भी वायलेट करेगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात एवी डाइसी ने क्या कहा? दूसरी बात यही कहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कही। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, इनकी बात कही। और तीसरी बात क्या कही कि पर्सन के जो भी राइट हैं वो टॉप पर होने चाहिए, पर्सन के जो भी राइट हैं वो सबसे ऊपर होने चाहिए।
कानून के सामने सभी बराबर हों, कानून के सामने सभी बराबर हों, पहली बात। दूसरी बात, कानून का जो भी वायलेट करेगा उनको ही पनिशमेंट मिले। और तीसरा कहा गया कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, पर्सन के जो राइट हैं, वो सबसे टॉप पे होने चाहिए। तो ये पहली बात कि कानून के वायलेट पे ही पनिशमेंट मिले, और दूसरा ये कि कानून के सामने सभी बराबर है, ये दोनों बात तो एविडेंसी की हमने अपना लिया है। लेकिन तीसरी बात, जो पर्सन के राइट टॉप पर हैं, इनको हमने अपने नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे टॉप पर है, उनको सबसे ऊपर रखा गया है। तो इसी के तहत इनके एविडेंसी का ही इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनके तहत ये बातें कही गई हैं कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो पुअर हो। अगर पुअर ने भी कोई कानून का, गरीब हो अगर कोई, उसने कानून का वायलेट किया, उसको वैसी सजा मिले जैसे रिच पर्सन को मिलते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, अगर कोई भी रिच पर्सन हो, अगर उन्होंने भी लॉ का वायलेट किया है, कोई गरीब ने भी किया है, तो सबको कानून के सामने क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो A क्लास का हो, B क्लास का हो, C क्लास का हो, कोई भी क्लास का हो, लीडर हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कॉमन मैन को मिलती है। कॉमन मैन को पनिशमेंट मिलती है। आम आदमी को जो सजा कानून के सामने मिलेगी, जो कानून के अनुसार, वैसे ही कोई बड़े ऑफिसर को, बड़े अधिकारी को भी उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। तीसरी बात क्या है कि कोई भी रिलीजन के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सब हो, कोई भी धर्म के लोग हो, लॉ के सामने क्या है? सभी बराबर हैं। कानून के सामने सभी बराबर हैं, और कानून किसी के सामने धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा, अमीरी गरीबी के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा, बड़े छोटे ऑफिसर के नाम पे, अधिकारी बड़े अधिकारी और आम आदमी के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा। उसके अलावा कास्ट है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कास्ट हैं, SC ST OBC, ये सब जो भी हैं, इन सबको भी कानून के सामने बराबर का दर्जा दिया गया है। कि आप इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि आप इन सबको कानून के सामने सब बराबर है, सभी लोग बराबर हैं। तो इसमें एक बात कही गई है कि स्टेट को, किसको? स्टेट को प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप अनइक्वल ट्रीटमेंट ना करें, अनइक्वल ट्रीटमेंट ना करें, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करें, मना किया गया। ये देख रहे हैं, मना, प्रोहिबिटेड किया गया स्टेट को कि आप अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करें, सबके साथ बराबरी का होना चाहिए। कानून के सामने क्या है? लॉ के सामने सभी बराबर हैं। इसीलिए इसको निगेटिव नेचर का कह दिया जाता है कि ये निगेटिव नेचर है। बाकी इसमें यही स्टेट को मना किया गया, इसलिए इसको निगेटिव नेचर का कह दिया जाता है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से अपनाया है? तो रूल ऑफ लॉ का, एविडेंसी का जो प्रिंसिपल है, यहाँ से अपनाया है, इसलिए इसको ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कह दिया जाता है कि ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ से हमने लिया है कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आप समझ गए इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में है कि सभी लोग बराबर हैं कानून के सामने, और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब आते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। इसमें क्या है कि इसमें स्टेट के साथ, स्टेट से डिमांड किया गया है, स्टेट से कोई पर्सन डिमांड कर सकता है कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। क्या हो? इक्वल ट्रीटमेंट हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। स्टेट के साथ डिमांड करे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हमारे साथ एक जैसा व्यवहार हो। तो इसमें क्या बात है, इक्वल ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम अभी समझेंगे। इसको पॉजिटिव नेचर का कहा जाता है कि इसमें मांग की गई है और स्टेट ऐसा करता भी है कि उनके साथ अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, पॉजिटिव मतलब इक्वली तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो हम इक्वल तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसको पॉजिटिव नेचर का कहा जाता है। और इस कंसेप्ट को जो है ना यूएसए से लिया गया है, यूएसए से ये कंसेप्ट लिया गया है। यूएसए से क्यों लिया गया है, इसका बैकग्राउंड समझे। यूएसए में क्या था, काले और गोरे लोगों के खिलाफ बहुत भेदभाव होता था। कई सारे काले लोगों को अधिकार नहीं दिए गए थे, राइट नहीं दिए गए थे। तो वहां डिमांड की गई कि हम ब्लैक लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए या व्हाइट लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसा कानून लाया जाए जो कुछ मतलब अगर ये ब्लैक लोग हैं अगर दबे हुए हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा कानून लाया जाए कि
ताकि सारे ब्लैक में ही लागू हो, और व्हाइट के साथ ऐसा कानून लाया जाए कि सारे व्हाइट में ही लागू हो। तो इस तरीके का कंसेप्ट यूएसए में था, तो इसलिए यूएसए से इनको मोटिवेटेड कहा गया, प्रभावित कहा गया। इसमें क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की में क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है कि कोई भी अगर लॉ स्टेट बनाएगी, स्टेट ऐसा लॉ बना सकती है जो अगर कोई वुमेन हो तो उस वुमेन के ही इक्वल में वो लॉ बना सकती है, कि अगर कोई सरकमस्टांसेज वुमेन की ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियां वुमेन की ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे को लेकर के होती है, जब वुमेन गर्भावस्था में होती है, पीरियड में होती है, जो भी, तो उनको जो है ना बच्चे पैदा करने के लिए 2 महीने का छूट दिया जाता है। तो वुमेन की सरकमस्टांसेज ऐसा है कि उनको उनके लिए स्पेशल कानून बना करके उनको छूट दी जा सकती है। तो वुमेन के लिए वुमेन के जैसा कानून हो, चाइल्ड हो तो उनके लिए चाइल्ड के जैसा ही कानून बनाया जाए, अगर कोई बच्चे हैं तो सारे बच्चे के लिए एक जैसा कानून हो, और अगर एससी और एसटी हैं तो उनके लिए उनके ही जैसा, एससी एसटी के जैसा ही कानून बनाया जाए, ये बात कही गई है। एससी और एसटी के जैसा ही कानून बनाया जाए। उसी तरह से ओल्ड पर्सन है, उन ओल्ड पर्सन को ओल्ड पर्सन के कानून के हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाए। तो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो कह रहे हैं अलग अलग कानून के हिसाब से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि कानून के अनुसार अमीर गरीब सब बराबर है, ऑफिसर को ये सब बराबर है, अलग अलग धर्म जाति सब कानून के सामने बराबर है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि वुमेन के साथ अगर कोई कानून बनाए तो वुमेन का ही सरकमस्टांसेस एक जैसा है तो उनके जैसे एक जैसा व्यवहार किया जाए। चाइल्ड है, चाइल्ड के जैसे एक जैसा कानून बना करके एक जैसा व्यवहार किया जाए। ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। ये क्या है, इसको आप समझें, एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझें। जैसे मान लीजिए कोई लॉ है, उसमें मर्डर हुआ है और मर्डर के तहत पनिशमेंट है डेथ। मर्डर के तहत क्या पनिशमेंट दिया गया है, कोई लॉ कानून बना, उसमें मर्डर के तहत डेथ की पनिशमेंट है। अब समझें इस दोनों को सिंपल एग्जांपल से समझें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। एक कानून है लॉ का, उसमें यह है कि मर्डर कोई करेगा तो उनको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, चलिए ठीक है। अब एक चाइल्ड और एक अच्छे पर्सन, कोई भी पर्सन हो, ठीक ठाक हो, समझदार हो, इन दोनों ने मर्डर कर दिया। स्विमिंग पूल में खेल रहे थे, बच्चों खेल रहे थे, स्विमिंग पूल में एक छोटा बच्चा ने दूसरे छोटे बच्चे को डुबा दिया। डुबा करके उनको मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, और वो बच्चे को गर्दन को पानी के अंदर डुबाए रहे, वो बच्चा मर गया, मर्डर हो गया। दूसरा कोई और एक पर्सन है, अच्छा खासा पर्सन है, उन्होंने भी एक मर्डर कर दिया, कोई जानबूझ करके किसी को डुबा दिया, अच्छे खासे होशमंद थे, किसी को डुबा दिया। अब लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, डेथ का पनिशमेंट मिलना चाहिए, बच्चे को भी डेथ की पनिशमेंट हो, और अच्छे पर्सन जो है, जो भी व्यक्ति हैं, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब बच्चा कह रहा है कि हमने जो छोटे बच्चे को डुबोया है वो तो हमें मजा आ रहा था, हमको क्या पता वो मर जाएगा, हमको तो पता ही नहीं था मर जाएगा, अगर मर गया तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब दूसरी बात ये कि मरने पर डेथ की पनिशमेंट होगी, ये तो हमको पता ही नहीं था कानून कि मर जाएगा तो हमको मृत्यु की सजा हो जाएगी, हमको फांसी की सजा हो जाएगी। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये जो है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से ये होना चाहिए कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, तो बच्चे को भी डेथ की सजा मिले, बड़े को भी डेथ की सजा मिले। लेकिन बच्चा कह रहा है नहीं नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बच्चे हैं तो बच्चे के जैसा प्रोटेक्शन मिले। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि हमारे साथ एक जैसा, हमारी सरकमस्टांसेज, परिस्थितियां एक जैसी हैं, हम बच्चे हैं तो हमारे साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। तो बच्चे कह रहे हैं हमको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उस हिसाब से हमको कम सजा मिले, 2 साल 4 साल 6 साल की सजा मिले। अगर बड़े हैं तो इनको इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर, उनके अनुसार इनको सजा मिले। तो बात तो सही है। तो समझ गए आप, बच्चे को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए स्पेशल चाइल्ड कानून बनाया जा सकता है और उनको उसके हिसाब से सजा दी जा सकती है। उसी तरह से कोई ओल्ड पर्सन है, अब मान लीजिए ट्रेन का, आप कभी कभी ट्रेन का टिकट लेने जाते होंगे तो देखते होंगे कि ओल्ड पर्सन की लाइन अलग लगी है और वुमेन की लाइन अलग लगी है, और
नौजवानों की लाइन अलग लगी हुई है। अब इसमें ये नहीं कह सकता है कोई कि ओल्ड की लाइन क्यों अलग लगी हुई है, वुमेन की लाइन क्यों अलग लगी हुई है, और अच्छे लोगों की लाइन जो भी कोई पर्सन है उसकी क्यों अलग लगी हुई है। भाई कानून के सामने तो सभी बराबर हैं, टिकट काउंटर सभी के लिए बराबर खुलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ओल्ड पर्सन कहेगा कि हमको अन्याय, हमको इक्वल प्रोटेक्शन के तहत, हम ओल्ड पर्सन हैं तो हमको ओल्ड पर्सन के साथ ट्रीट करिए, कानून के सामने सभी बराबर हैं तो हमारा कानून ऐसा बनाइए कि हमारे हिसाब से हो, ओल्ड पर्सन के हिसाब से हो। वुमेन का कानून इस हिसाब से बनाइए, कुछ कानून, सभी कानून नहीं, कुछ कानून वुमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए बनाइए, कुछ ओल्ड को ओल्ड प्रोटेक्शन दे। बस में भी आप कभी कभी जाते होंगे तो वुमेन, लेडीज का सीट अलग है, जेंट्स का सीट अलग है। अगर ये ना किया जाए तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए जैसे बस आई, बस स्टॉप पे बस रुकी, जितने भी जवान हैं, अच्छे लोग हैं, चढ़ गए तो भाग गए। अब बूढ़े लोग बच जाएंगे। अब बूढ़े लोग को ना कभी सीट मिल पाएगा, ना वुमेन को कभी सीट मिल पाएगा, ना बूढ़े को कभी सीट मिल पाएगा। तो ये तो कहेंगे कि कानून के सामने तो हमारा अन्याय हो रहा है। इसीलिए उनको, वुमेन को, बूढ़े को, बच्चे को, जो ब्लाइंड पर्सन है उनको, SC ST को, कोई भी हो, चाहे विकलांग कोई भी हो, उनको भी जो है ना इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। स्टेट उनके साथ, वो स्टेट के सामने डिमांड कर सकते हैं कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, इसलिए इसको पॉजिटिव नेचर का कहा जाता है और ये USA से लिया गया है। तो समझ गए, इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि अलग अलग सर्कमस्टांसेज के लोग हैं, उनके साथ अलग अलग, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। जैसे वुमेन अलग, चाइल्ड एक सर्कमस्टांसेज के हैं तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो, ओल्ड एक सर्कमस्टांसेज के, एक परिस्थिति के लोग हैं तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो। अब ये नहीं कि बूढ़े में भी नहीं कि ये काले लोग अलग हैं तो गोरे लोग अलग हैं तो उनके साथ भेदभाव कर सकते, ये रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप करें। ये जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं बच्चे और वुमेन का, इसको भी आप रीजनेबल करें। रीजनेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा है और कोई छोटा बच्चा है तो उनके साथ आप अच्छा से ट्रीटमेंट करें। जैसे मान लीजिए आप बच्चा को उम्र आपने घोषित कर दिया कि भाई 4 साल के बाद बच्चा एडल्ट हो जाएगा, तो ये रीजनेबल डिस्ट्रक्शन नहीं है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब तार्किक, मतलब ये होता है कि चाइल्ड की एज को आप 18 साल या 21 साल जो भी हो वो आप घोषित करिए। ये हुआ एक तार्किक क्लासिफिकेशन की, चलिए ठीक है 21 साल के लोगों से ऊपर वाले को हम बच्चे नहीं मानेंगे, 21 साल से नीचे वाले को हम बच्चे मानेंगे, तो ये तार्किक हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई टैक्स लगाना हो तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो लंबा आदमी है वो ज्यादा टैक्स देगा और जो नाटा आदमी है वो कम टैक्स देगा। ये कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। इसमें तो ये होना चाहिए कि जिसकी इनकम जितनी ज्यादा है उसको उतना टैक्स दें, जिसकी इनकम जितनी है कम है तो उसको उसी के हिसाब से कम टैक्स दे। इनकम के हिसाब से है कि जिसकी इनकम जितनी ज्यादा है उनको उतना ही टैक्स दे, जिसकी इनकम कम है उनको उसके हिसाब से टैक्स दे। तो ये हुआ लॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन इसमें कहा गया कि इक्वल प्रोटेक्शन मिले, अलग अलग ग्रुप के लोग, समूह के लोग, उनकी सरकमस्टांसेज, परिस्थितियां अलग है, इसलिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। बच्चे की परिस्थितियां अलग हैं तो बच्चे के साथ अलग कानून बना करके ट्रीट कर सकते हैं। SC ST की परिस्थितियां अलग हैं तो उनके साथ अलग कानून बना के ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। इस अपवाद को थोड़ा समझ लेते हैं कि अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ प्रिविलेज, स्पेशल राइट, विशेषाधिकार दिए गए हैं। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कह दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ में कि आप किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जो भी विशेषाधिकार है वो नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्यों विशेषाधिकार दे रहा है। तो
ऐसे कुछ लोग हैं जिनको विशेषाधिकार दिया जा सकता है, उनको कुछ क्रिमिनल अगर केस हो जाता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट, अब अच्छा भी तो नहीं लगता है ना, देश के सबसे पहले नागरिक हैं, फर्स्ट नागरिक हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको आप किसी मामले में कोर्ट में ले जा रहे हैं, कहीं पे केस कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो इनकी गरिमा को देखते हुए कि जब तक ये अपने पोस्ट पे रहेंगे तब तक इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उनको एक प्रिविलेज मिला हुआ है, स्पेशल राइट मिला। उसी तरह से प्रेस मीडिया है, इसी आर्टिकल के तहत प्रेस मीडिया को जो लोकसभा और राज्यसभा संसद में जो कार्रवाई होती है उनका प्रसारण करने का, उनको बताने का कि ये कार्रवाई जो सच कार्रवाई चल रही है, जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, उनका वो मीडिया में अपना चला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये बात प्रेस को भी दिया गया है। उसी तरह से कुछ एमएलए हैं, एमएलए और एमपी कुछ नहीं, सभी हैं, एमएलए एमपी को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है कि एमएलए हो या एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोले तो ये नहीं कहेंगे कि भाई उनको इतना बोलने की आज़ादी है, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, चलो उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आओ। तो वो पार्लियामेंट के सर्किल में अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनको स्पेशल राइट है, उनको छूट मिले हुए है, वो किसी कोर्ट के सामने जवाब दे नहीं है कि आपने ऐसा क्यों बोला। उसी तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा होती है अलग अलग राज्यों की, उनमें अगर वो कुछ विधानमंडल विधानसभा के अंदर को अगर कुछ भी बोलते हैं तो उन पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप उनको तो बहुत आज़ादी दे दिए हैं बोलने की। उसी तरह से फॉरेन डिप्लोमेट आते हैं, उनको स्पेशल राइट मिला हुआ है। कुछ यूएनओ के ऑफिसर होते हैं, उनको स्पेशल राइट मिला हुआ है। ये कुछ विशेषाधिकार कुछ लोगों को मिला हुआ है, छूट मिली हुई है। उसी तरह से आर्टिकल 31 जो समाप्त हो सका, उसके तहत जो है ना, आर्टिकल 31 के तहत आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का, इसमें कुछ राइट हैं। जैसे इसमें कौन से राइट हैं? इसमें ऐसे राइट हैं कि जैसे कुछ संसाधन है उसका समान रूप से वितरण करना है, अगर स्टेट चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है। जैसे किसी के पास पैसा ज़्यादा जमा हो गया है तो वो सबको इक्वल में बांट सकती है। तो अगर ऐसे आर्टिकल 39 में इन सब की बात कही गई है, तो इस टीएसपी पे अगर कोई कानून बनाना चाहती है राज्य की सरकारें, तो इस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 14 का वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है जो डीपीएसपी के कानून के हिसाब से। डीपीएसपी में ये कहा गया है कि कुछ संसाधन है जिसका आप समान रूप से वितरण करने के लिए स्टेट कानून बना सकती है। उसके तहत कोई भी आदमी इसलिए नहीं जाएगा कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसका वायलेशन हो रहा है तो हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। तो हम समझ गए कि ये है इनके कुछ एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 14 की ये सारी बातें सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।